हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे, मैं लेकर के आ चुका हूँ आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का ऐसा मॉडल पेपर जहां से 100% की गारंटी मेरी है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा दूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, पेपर को, इस मॉडल पेपर को मैं सॉल्व भी कराता चलूंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, हिंदी विषय का पेपर हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, आगे विज्ञान और अंग्रेजी विषय का पेपर है, गणित विषय का पेपर है, 7 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। यहां से प्रश्न जरूर आएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है। पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और पेपर का पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। पहला है निर्देश, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, इसमें से आपको 15 मिनट मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए, अर्थात 3 घंटे का समय आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। अब खंड आ में क्या है? खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना है। खंड आ के अंतर्गत 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का है और इनका उत्तर यदि आप ओएमआर सीट में सही उत्तर भरते हैं और ओएमआर सीट को सही तरीके से भरते हैं तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें राइटिंग के नंबर नहीं कटते। बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी आप लिखेंगे, कॉपी में आपके राइटिंग और लिखने का तरीका जैसा आप प्रयोग करेंगे उसके नंबर कट जाते हैं। तो राइटिंग के नंबर ओएमआर सीट को भरने से नहीं कटते। तो ये पूरे पूरे 20 नंबर आपके क्लियर हो गए। अब बारी आती है यहाँ पर अगले निर्देश की ओर बढ़ने की। अगला निर्देश है, ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग भी वर्जित है। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए पहला प्रश्न या दूसरा प्रश्न या कोई भी प्रश्न, उस प्रश्न में सही विकल्प था ए वाला, आपसे गलती से ऑप्शन सही हो गया है, कौन सा? डी वाला गोला आपने काला कर दिया। अब आपको पता चला या आपने किसी माध्यम से जानकारी प्राप्त कर ली या आपको याद आ गया कि मैंने गलती कर दी है, ए वाला सही था, डी वाला गोला भर दिया है, और अब आप इसको ना तो इस तरह से काट सकते हैं, ना तो इसमें इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो पूरे पूरे 20 नंबर से हाथ धो बैठेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपसे भर गया सो भर गया। अब ना तो इसको भरना है, ना अन्य जो है गोले भरने हैं। जो भर गया उसको भरा रहने दीजिए। तो ओएमआर सीट को जब तक आप आंसर कंफर्म ना कर ले तब तक आप ओएमआर सीट में गोले काला नहीं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्पष्ट निर्देश भी है कि ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात, यानी उत्तर भरने के पश्चात, उसे आप काट नहीं सकते, उसमें इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। खंड बा में 50 अंकों के प्रश्न हैं। इसके अंतर्गत वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप की एवं वर्णनात्मक सेकंड तथा मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न
दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी वर्णन किया गया है। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। ये आपका कर्तव्य है कि जो मानचित्र आपको मिलेगा उसे आप अपनी कॉपी में मजबूती के साथ बांध देंगे, आपको बोर्ड परीक्षा में धागा भी मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अब बढ़ते हैं खंड आ की तरफ, और खंड आ में है बहुविकल्पी प्रश्न। 20 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर जरूर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और है, आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना, जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं और जो अन्य प्रश्न हैं, क्योंकि इनसे बाहर एक भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आने वाला। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, निर्देश है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों यानी निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? विकल्प दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। पहला है विकल्प 1939 में, दूसरा 1919 में, तीसरा 1942 में, चौथा विकल्प 1914 में। तो सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। कब? सन 1914 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है मोस्ट इंपोर्टेंट, जर्मन संस्कृति में वोक्स जिस्ट का आशय क्या था? पहला है विकल्प इस प्रश्न का संविधान, दूसरा विकल्प राष्ट्र, तीसरा विकल्प संसद और चौथा विकल्प आम जनता। तो जर्मन संस्कृति में वोक्स जिस्ट का आशय क्या था? आम जनता था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प ऑस्ट्रिया में, दूसरा विकल्प जेनेवा, तीसरा विकल्प न्यूयॉर्क, चौथा विकल्प वाशिंगटन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिएगा एक और, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सभी इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? यहाँ पर आप देखोगे, पहला है विकल्प इस प्रश्न का सुभाष चंद्र बोस, दूसरा प्रश्न का विकल्प है यहाँ पर सरदार पटेल, तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी, चौथा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी जी ने, और महात्मा गांधी जी ने अपनी इसी पुस्तक में असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क दिया था कि भारत में अंग्रेजी शासन जो है यह भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हो पाया है। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें तो क्या होगा, साल भर के भीतर ही अंग्रेजी शासन की नींव जड़ से हिल जाएंगी, अर्थात अंग्रेजी शासन ढह जाएगा। तो असहयोग का अर्थ ही होता है असहयोग, यानी सहयोग ना करना, मदद ना करना। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के पक्ष में ही अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में तर्क दिया था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है, 1785 ईस्वी में, कब? 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया? विकल्प इस प्रकार से हैं इस प्रश्न के। पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों जोहन ने, दूसरा विकल्प है स्टैनली ने, तीसरा विकल्प रिडले ने, चौथा विकल्प हार ग्रीप्स ने। तो 1775 ईस्वी में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार हार ग्रीप्स ने किया था। चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना
किस देश में सर्वप्रथम हुई? सबसे पहले संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई? पहला है विकल्प फ्रांस, दूसरा विकल्प जर्मनी, तीसरा विकल्प इंग्लैंड, चौथा विकल्प इटली। तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड देश में हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म कौन सा है? पहला है विकल्प ईसाई धर्म, दूसरा विकल्प है इस्लाम धर्म, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों हिंदू धर्म, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं, चौथा ही विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? क्या 1980 ईस्वी में हुआ, या 1976 ईस्वी में, या 1972 ईस्वी में, या फिर 1984 ईस्वी में? तो भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा सन 1980 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों संघ को, दूसरा विकल्प है राज्य को, तीसरा विकल्प है विकल्प का और खा दोनों, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा संघ को। यहाँ पर पहला ही विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? पहला है विकल्प चारागाह, दूसरा विकल्प है बागान, तीसरा विकल्प है भूमि और चौथा विकल्प है खनिज संसाधन। तो वह संसाधन जो व्यक्ति के द्वारा निर्मित नहीं किया गया वह व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, और यहाँ पर उत्तर क्या है? भूमि। भूमि कैसा संसाधन है? भूमि मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक संसाधन है। भूमि जो है मेरे प्यारे बच्चों प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक उपहार है, यानी भूमि का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया, यह किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उत्तर क्या है? कौन सा है जो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? उत्तर हो जाएगा भूमि। प्रश्न संख्या 11 है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 कुछ इस प्रकार से है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? पहला है विकल्प 7, दूसरा विकल्प 10, तीसरा विकल्प 8, चौथा विकल्प 9। तो वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं इसका आप लोग उत्तर कमेंट करके बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? प्रश्न में सोपानी खेती भी लिखा रह सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे सीढ़ीदार कहा जाए या सोपानी कहा जाए दोनों का एक ही तात्पर्य है। तो किस राज्य में सोपानी या सीढ़ीदार खेती की जाती है? यहाँ पर पहला है विकल्प उत्तर प्रदेश राज्य में, दूसरा विकल्प है हरियाणा राज्य में, तीसरा है विकल्प पंजाब राज्य में, चौथा विकल्प है उत्तराखंड राज्य में। तो किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? उत्तराखंड राज्य में। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? यहाँ पर पहला है विकल्प मैग्नीज, दूसरा विकल्प है तांबा, तीसरा विकल्प है लौह अयस्क, चौथा विकल्प है अभ्रक। तो कौन सा खनिज आधारभूत है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? पहला है विकल्प वायु परिवहन, दूसरा विकल्प है स्थल परिवहन, तीसरा विकल्प है रेल परिवहन और चौथा विकल्प है जल परिवहन। तो अति दुर्गम स्थानों के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा परिवहन का साधन सबसे उत्तम होता है, सबसे अच्छा माना जाता है
और अत्यंत आवश्यक माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा वायु परिवहन। वायु परिवहन एक ऐसा परिवहन है जो अति दुर्गम स्थानों पर आसानी से पहुंच सकता है। बाकी स्थल परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन ये अति दुर्गम स्थानों के लिए परफेक्ट नहीं है। आप सभी लोग इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को बिल्कुल रट लेंगे और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन यानी बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? पहला है विकल्प मुंबई, दूसरा विकल्प कोच्चि, तीसरा विकल्प विशाखापत्तनम, चौथा है कांडला। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प बिहार, दूसरा विकल्प है हरियाणा, तीसरा विकल्प है राजस्थान और चौथा विकल्प है मेघालय। तो प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सर्वाधिक है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर होगा हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है दिए गए विकल्पों के अनुसार। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद जो 17 नंबर का प्रश्न है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। कह रहा है सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा विकल्प है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र जो है यह तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? पहला है विकल्प अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दूसरा विकल्प है वस्तु विनिमय, तीसरा विकल्प राष्ट्रीय व्यापार, चौथा है आंतरिक व्यापार। तो मैंने आपको बताया भी था कि यदि उत्तर प्रदेश, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची जाती है और गुजरात प्रदेश में खरीद ली जाती है या गुजरात प्रदेश से कोई वस्तु उत्तर प्रदेश में खरीद ली जाती है तो इनके मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? या वस्तुओं के इस आदान प्रदान को कहते हैं आंतरिक व्यापार। और जब कोई वस्तु भारत के द्वारा बेची जाती है यानी हमारे देश के द्वारा भेजी जाती है अमेरिका में या अन्य देशों में और अन्य देशों से हमारे देश भारत में कोई वस्तु खरीद ली जाती है तो इस प्रकार के वस्तुओं के आदान प्रदान को, क्रय विक्रय को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से इस प्रश्न को समझ में आ गया होगा, इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह माना गया है? पहला है विकल्प सेवा वस्तु, दूसरा विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक्स, चौथा विकल्प यहाँ पर खाद्य पदार्थ है और तीसरा है उपयोग वस्तु। तो एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? इसका उत्तर हो जाएगा खाद्य पदार्थ के लिए। इसके बाद आप देखेंगे खंडबा, और खंडबा में जो वर्णनात्मक पहले प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है और इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना, तैयार कर लेना 7 मार्च से पहले। प्रश्न है यहाँ पर पहला, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? उसका मुख्य कारण क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। अथवा में प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? और प्रश्न संख्या 2 जो है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है। और अथवा में यहाँ पर प्रश्न है भूक्षरण यानी मृदा अपरदन। भूक्षरण को मृदा अपरदन भी कहा जाता है, मृदा अपरदन
को रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर तैयार कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर। यानी इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लो फटाफट से, क्योंकि ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 यानी 7 मार्च को यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। एक प्रश्न बन सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो उत्तर है 1986 ईस्वी में। अथवा में प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए। फिर अथवा में यहाँ पर प्रश्न है, आप लोग ध्यान देंगे, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। प्रश्न इसके बाद आप देखोगे वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होगा और इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 6 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन वुड्स ट्विन या ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है। अथवा में प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, एक राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। अथवा में प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। और अथवा में प्रश्न यहाँ पर है, संसाधन का अर्थ लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर, वैश्वीकरण ने किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की है, उचित उदाहरणों की सहायता से समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। और अथवा में प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न संख्या 9 का, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन हेतु आपको मिलेंगे 1/2 + 1/2 अंक, क्योंकि एक प्रश्न है यहाँ पर 1 नंबर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न इस तरह के पूछे जाएंगे और इनका आपको अंकन करना है कहाँ पर, मानचित्र में। वह स्थान जहाँ अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, आपको मानचित्र में इसका अंकन करना है, नाम भी लिखना है। वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ, 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है और वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसके बाद आप देखेंगे 9 खा के अंतर्गत प्रश्न, यहाँ पर कुल 5 प्रश्न हैं, 5 नंबर के प्रश्न हैं। 9 खा में दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मेरे प्यारे बच्चों, नागार्जुन सागर बांध यहाँ पर चिन्ह बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह के द्वारा नाम सहित यहाँ भी चिन्ह बना होगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। अगला है यहाँ पर हैदराबाद नगर, यहाँ पर भी चिन्ह होगा जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। और यहाँ पर अगला है प्रश्न ब्रह्मपुत्र नदी, चिन्ह के द्वारा नाम सहित।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, यहाँ पर भी चिन्ह होगा जिसके द्वारा आपको दर्शाना है। तो इस तरह के 5 प्रश्न यहाँ भी पूछे जाएंगे। मानचित्र पर आधारित कुल 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी पैटर्न पर आपका पेपर आएगा 7 मार्च 2024 को। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लो। 100% की गारंटी मेरे प्यारे बच्चों आप सभी से है कि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।